हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास होगी शब्द भेद। शब्द भेद आज हम लोग करेंगे। लेकिन शब्द भेद करने से पहले उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो जो हमारा शब्द है वो क्या है। शब्द जो होता है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, वर्ण समुदाय जो होता है उनके सार्थक मेल को, निरर्थक नहीं सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी, ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, सार्थक वर्ण समुदाय, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्वनियों का मेल होना चाहिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सार्थक, सार्थक वर्ण समुदाय, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे आपका हो गया पा, पा और धन बड़ा आ, धन ना और धन बड़ी ई। ये पा बड़ा आ ना ई, ये क्या स्वर और व्यंजन है, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड है। और इन वर्डों का जो सार्थक मेल होता है, यानी सार्थक वर्ण समुदाय, इनका जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए। तो इनके जो मेल होते हैं उनसे हमें शब्द प्राप्त होता है। अगर इस आ को इसके साथ जोड़े तो पा हो जाएगा, इस बड़ी को ना के साथ जोड़े तो नी हो जाएगा, और इनको एक साथ मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी। लेकिन ये क्या है, सार्थक है। ठीक है, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हमें शब्दकोश में दिया हो, हिंदी शब्दकोश में दिया हो, उसे हम सार्थक कहते हैं। अथवा जिसका अर्थ अस्पष्ट हो उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक, जिनके अर्थ शब्दकोश में नहीं दिए होते हैं अथवा हमारी भाषा में जिनके अर्थ नहीं होते हैं उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। तो ये पानी हो गया, पानी सार्थक हो गया। अगर हम इस नी को पहले कर देते हैं और पा को बाद में कर देते हैं तो ये हो जाएगा नीपा। तो ये जो नीपा है ये भी शब्द है लेकिन निरर्थक है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द है। ये क्या है, निरर्थक शब्द है। जबकि ये पानी क्या है आपका, सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक तो होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द होता है। और जैसे इसकी परिभाषा भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ अस्पष्ट हो, जिन शब्दों का यानी जिनका अर्थ क्या हो, अस्पष्ट हो, जिनका अर्थ अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, अथवा शब्दकोश में, शब्दकोश में जिसका अर्थ दिया हो, जिसका अर्थ दिया हो, दिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्थक। जैसे जैसे हम कह सकते हैं पानी है आपका, पैसा है, घंटी है, ठीक है, रोना हो गया, प्रेम हो गया,
ETC, ठीक है, यानी जो शब्द हमें हिंदी पढ़ने में मिलते हो, ठीक है, अर्थात जिन शब्दों का शब्दकोश में कुछ ना अर्थ दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं। और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक, निरर्थक होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ ये होता है जिनका अर्थ हमारी भाषा में ना हो, ठीक है, यानी जिनका अर्थ कोश में ना हो, कोश में ना हो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जिनका अर्थ अपनी भाषा में ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। और निरर्थक शब्द में जैसे हो गया चाय, वाय हो गया, आमने सामने हो गया, रोटी रोटी वोटी हो गया, रोटी ओटी हो गया। तो इसमें सार्थक कौन है, ये जो चाय शब्द, चाय हम चाय का नाम लेते हैं, अक्सर चाय कहते हैं, चाय जो है हमारा क्या है, सार्थक है, ठीक है, चाय है सार्थक आपका। जबकि वाय क्या है, निरर्थक है, निरर्थक है। यहाँ पर आमने क्या है, निरर्थक है, निरर्थक है। सामने क्या है, सार्थक है, सार्थक है। रोटी क्या है, सार्थक है। और वोटी क्या है, निरर्थक है, निरर्थक है, ठीक है। ऐसे शब्दों को निरर्थक कहते हैं। लेकिन शब्द के साथ साथ अर्थ का बड़ा अटूट संबंध होता है। जो शब्द होता है वह संबंधित होता है अर्थ से, अर्थात आप कह सकते हैं शब्द प्लस अर्थ, शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है, अटूट संबंध है, ठीक है, संबंध है। अगर शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा होती है। बिना शब्द के अर्थ का होना संभव नहीं होता है और बिना अर्थ के शब्द का होना संभव नहीं होता। सार्थक शब्द नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिन शब्दों का अर्थ दिया होता है उसे ही हम केवल सार्थक शब्द कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त जिनका अर्थ हमारी भाषा में नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। और इसके बाद ये जो अर्थ है, शब्द की बात तो हो गई, लेकिन ये जो अर्थ इसका जो अर्थ इसका दूसरा पहलू है उसके बारे में इसके बोध के लिए यानी इसके अध्ययन के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्थबोध के 8 साधन है। कितने साधन है, 8। नंबर 1 है व्यवहार, नंबर 1 है आपका व्यवहार। नंबर 2 है आप्त ज्ञान, आप्त वाक्य है, आप्त वाक्य है। तीसरा है आपका उपमान है। चौथा है आपका प्रकरण है। पांचवा है विवृत्ति है, जिसे कहते हैं व्याख्या। छठा है आपका प्रसिद्ध पद हो गया। और सातवां है आपका व्याकरण। और 8वां है आपका कोश। तो ये अर्थबोध के 8 साधन हो गए, जिनमें से हमें सिर्फ अध्ययन हमारे लिए काम का सिर्फ ये 2 है। एक तो व्याकरण है, दूसरा कोश है। एक आपका व्याकरण हो गया और दूसरा क्या हो गया, कोश हो गया।
तो ये जो व्याकरण होता है इसका अध्ययन, यानी ये हमें क्या बताता है, व्याकरण, जो ये व्याकरण है, व्याकरण जो व्याकरण है वो क्या बताता है, शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है, शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है, को स्पष्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रयोग पक्ष, यानी इस व्याकरण, जो व्याकरण होता है किसी भी शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करना है कि किन शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। और कोश जो होता है, कोश में जो हमारा कोश है, ये कोश जो आपका कोश है, कोश शब्द के अर्थ पक्ष को स्पष्ट करता है, शब्द के अर्थ पक्ष को स्पष्ट करता है, अर्थ पक्ष को, अर्थ पक्ष को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है। जो हमारा शब्दकोश होता है उसमें केवल मूल शब्द दिया होता है, जो शब्द दिए होते हैं वो विभक्ति और काल के रूप में नहीं दिए होते हैं, केवल उनका मूल रूप दिया होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन व्याकरण के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर यानी हमें सिर्फ जो व्याकरण होता है वही उसका प्रयोग कैसे करना है वो ये समझाता है, प्रयोग पक्ष व्याकरण समझाता है, जबकि कोश केवल ये समझाता कि कोश में हमें केवल मूल रूप दिए होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए दास रथी, दास रथी, इसका अर्थ क्या होगा, इसका जो अर्थ होगा दासरथी का अर्थ होगा दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। ठीक है, दासरथी का अर्थ हुआ दशरथ का पुत्र। इसी प्रकार से अगर हम कहें राजा राजपुत्र, राजपुत्र, ये क्या हो गया, इसका अर्थ क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये जो यानी इनका जो अर्थ बताने का काम है, इनका अर्थ बताने का काम किसका है, इस व्याकरण का है। तो इस प्रकार से जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और जिनमें व्याकरण और कोश का योगदान काफ़ी होता है। और उसके बाद व्याकरण शब्द के साथ अर्थ का भी संबंध होता है, क्योंकि बिना अर्थ के सार्थक शब्द नहीं हो सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शब्द भेद। जो हमारा शब्द भेद है वो क्या है, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। शब्द भेद, जो आपका शब्द भेद है, शब्द भेद, शब्द भेद, शब्द भेद जो है आपका वो कितने प्रकार का है, 4 भागों में बांटा गया है। और वे भाग क्या क्या हैं उसे देखते हैं। शब्द को 4 भागों में भेदित किया गया है, बांटा गया है। जैसे नंबर 1 है आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति या फिर स्रोत या फिर इतिहास, इतिहास। दूसरा है आपका, दूसरा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या फिर रचना या बनावट, बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका रूप या फिर प्रयोग या फिर व्याकरण, व्याकरण
व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो शब्द को 4 भागों में भेदित किया गया है। पहला तो है आपका उत्पत्ति, या फिर इसे आप स्रोत कह सकते हैं या फिर इतिहास कह सकते हैं। ये पहला हो गया आपका। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। तो पहला है, जो आपका पहला है, ये है, इस प्रकार से है। इनको हम उत्पत्ति के आधार पे कह सकते हैं, स्रोत के या फिर इतिहास के आधार पे कह सकते हैं। इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे 4 भाग, नंबर 1 है तत्सम, नंबर 1 है आपका तत्सम है, नंबर 2 है तद्भव है, नंबर 2 है तद्भव, नंबर 3 है देशज, या फिर इसे देसी भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 है विदेशज, या फिर इसे विदेशी भी कहते हैं, विदेशी, या फिर आगत भी बोलते हैं, आगत। नंबर 5 है शंकर। 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो गया रूढ़ हो गया, एक रूढ़ हो गया पहला, दूसरा हो गया यौगिक हो गया, और तीसरा हो गया योग रूढ़ हो गया, ठीक है, तीसरा क्या हुआ, योग रूढ़ हो गया। तो इस प्रकार से हुआ। अगला है, ये कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक तो आपका है विकारी, पहला, और दूसरा है अविकारी। पहला विकारी शब्द है, दूसरा है अविकारी शब्द। और नंबर 4 जो है, ये क्या है, नंबर 4 ये है 4 भागों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 है एकार्थी शब्द हो गया। ठीक है, नंबर पहला, और दूसरा अनेकार्थी शब्द हो गया, तीसरा हो गया समानार्थी शब्द हो गया, या इसी चीज को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। नंबर 4 हो गया विपरीतार्थी शब्द हो गया, या इसी को क्या बोलते हैं, विलोम बोला जाता है। तो हमारे जो शब्दों का वर्गीकरण है यानी भेद है, वो इस प्रकार से बांटा गया है। तो पहला आपका उत्पत्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, तीसरा रूप या प्रयोग या फिर व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो हमारे वर्गीकरण हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो हमारी जो उत्पत्ति के आधार पर दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ा जाए। तो यहाँ पर आपका दिया है उत्पत्ति के आधार पर पहला दिया है। उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम। पहला है आपका तत्सम। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। तत् हो गया और धन सम हो गया, तत् धन सम।
तत् का अर्थ हो गया उसके, और फिर सम का अर्थ हो गया समान। समान, इस उसके का मतलब क्या हो गया? संस्कृत। इसका अर्थ हो गया संस्कृत। संस्कृत के समान, के समान। संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा कह सकते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनका जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ज्यों का त्यों, यानी संस्कृत शब्दों को बिना परिवर्तित किए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान वाले शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका हो जाएगा, जैसे है आम्र, आम्र हो गया, उष्ट्र हो गया, उष्ट्र हो गया। ठीक है, चुल्ली हो गया, चुल्ली हो गया, चंचू हो गया, चतुष्पादिका हो गया, चतुष्पादिका हो गया, क्षीर हो गया, सपत्नी हो गया, सत हो गया। ठीक है, सत हो गया। जैसे अग्नि हो गया, आदि बहुत सारे शब्द हो गए। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ये आपके तत्सम शब्द हैं। ये आपके जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन इनका हिंदी जो होगा, इनकी हिंदी क्या होगी? इन शब्दों की हिंदी वाले शब्द, जैसे आम्र हो गया, हिंदी इनका आम होगा, आम बोलेंगे इसे। ऊष्ट को क्या बोलेंगे? ऊंट बोलेंगे। चुल्ली को क्या बोलेंगे? चूल्हा बोलेंगे, चूल्हा हो गया। चंचू को क्या बोलेंगे? चोंच हो गया। और फिर चतुष्पादिका का क्या बोलेंगे? चारपाई हो गया। और क्षीर को खीर कहा जाता है हिंदी में। और सपत्नी को सौत, सत को सौ, अग्नि को आग। ठीक है, तो ये हमारे थे तत्सम शब्द। इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ये जो आपके शब्द दिए हैं ये शब्द क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। तो जिनका प्रयोग हम, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनको बिना परिवर्तित किए ज्यों का त्यों उठा करके हम प्रयोग में लाते हैं उसे हम बोलते हैं तत्सम। अगला है नंबर 1 आपका हो गया तत्सम। पहला है आपका तत्सम था और दूसरा क्या था आपका? तद्भव था। दूसरा है तद्भव, तद्भव है। तो तद्भव हम पढ़ते हैं। तद्भव क्या है? जो आपका तद्भव है वो क्या है? ये तो तत्सम शब्द थे। अगला शब्द है तद्भव। अगला है तद्भव है। तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द जो होता है वो क्या है? तद्भव का अर्थ हो गया, इसका हम संधि विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा?
तत् धन भव, तत् धन भव। तत् माने होता है उससे, भव माने होना, यानी उससे होना। ठीक है, उससे का अर्थ होता है संस्कृत। यानी इसका अर्थ स्पष्ट हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत प्लस प्राकृत, वे शब्द जो संस्कृत प्लस प्राकृत से परिवर्तित होकर, से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत, इंपॉर्टेंट है आपका, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं। उससे होना का अर्थ जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सीधा सीधा संस्कृत से परिवर्तित ना होकर के बल्कि पाली प्रकृति अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। और जो आपके तद्भव शब्द होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे तद्भव शब्द में आप कह सकते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल को आप क्या, ये उज्ज्वल है, उज्ज्वल हुआ, फिर उज्ज्वल क्या हुआ? उजाला हुआ। एक क्रमशः क्या है? ये पहला है आपका संस्कृत, पहला संस्कृत है। संस्कृत के बाद ये चेंज हुआ प्राकृत में, और प्राकृत के बाद ये चेंज हुआ हिंदी में। ठीक है, तो पहला संस्कृत, उज्ज्वल का उज्ज्वल हुआ, उज्ज्वल का उजाला हो गया, हिंदी में आकर के उजाला हो गया। जैसे आपका संध्या हो गया, संध्या हुआ संस्कृत में, फिर ये हिंदी प्राकृत में आया तो कैसा हो गया? संझा हो गया। फिर इसमें आया तो क्या हो गया? सांझ हो गया। ठीक है, जैसे कर्पूर हो गया, संस्कृत में कर्पूर, प्राकृत में कपूर हो गया, कपूर। फिर ये हिंदी में आकर के सीधा सीधा कपूर बन गया। और फिर अगला जैसे हस्त है, हस्त का क्या हुआ? हथ हो गया। फिर आकर के ये क्या हो गया? हाथ हो गया। ठीक है, जैसे वत्स है, वत्स का क्या हो गया? वच्छ हो गया। और फिर ये आकर के कैसा हो गया? बच्चा हो गया। ठीक है, फिर अगला हम कह सकते हैं अग्नि। जैसे अग्नि, संस्कृत में आग को अग्नि कहा गया, फिर प्राकृत में आकर के क्या हो गया? अग्गी हो गया, अग्गी हुआ, फिर हिंदी में आकर के सीधा सीधा आग हो गया। जैसे पुष्प था, पुष्प, संस्कृत में पुष्प, प्राकृति में पुष्प हो गया, और हिंदी में फूल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले संस्कृत शब्द प्राकृत में गया और प्राकृत शब्द फिर जाकर के हिंदी में परिवर्तित हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यानी ये हमारा हिंदी नहीं है, ये हमारा शब्द है तद्भव, इसे आप बोलते हैं तद्भव। ठीक है, हिंदी नहीं है, ये आपका तद्भव है। तो पहले संस्कृत, प्राकृत, फिर जाकर के तद्भव में चेंज हो गया ये।
तो अब इस प्रकार से हम अगला पढ़ते हैं। पहला तो आपका क्या था, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम था, और फिर दूसरा क्या था, तद्भव हो गया, तद्भव हो गया, और तीसरा क्या हुआ, देशज हो गया। तीसरा पढ़ते हैं देशज। देशज शब्द क्या होते हैं? तीसरा है देशज। देशज शब्द क्या है? देशज, देशज, देशज। देशज का इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, देश और धन ज, अर्थात ज से इसका अर्थ हो गया देश में जन्मा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, देश में जन्मा। वे शब्द जो अपने ही देश में, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। जो अपने ही देश में साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। और देशज शब्दों में जो हमारे देशज शब्द होते हैं, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है। ठीक है, और ये जो शब्द होते हैं, इनमें किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे साधारण सामान्य बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो इनकी जो परिभाषा होगी, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं देशज की। इनको हम लिख सकते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसमें हम दूसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से प्राप्त नहीं होते। ये किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, आपका इम्पॉर्टेंट है संस्कृत धातु और व्याकरण के नियमों से, ये क्या होते हैं, किसी संस्कृत धातु से या फिर व्याकरण के नियमों से इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इनकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। ये जो है, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द जो अपने ही देश में साधारण बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, वे शब्द जो अपने ही देश की साधारण बोलचाल की भाषा से उत्पन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, देशज। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया, ठीक है, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, जूता हो गया, चिड़िया हो गया, डिबिया हो गया,
कलाई हो गया, ठेठ हो गया, ठीक है, ETC आदि ऐसे जो शब्द हमें मिलते हैं, जो ऐसे शब्द मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अपने ही देश में सामान्य बोलचाल से बने होते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग विदेशज। अगला नंबर है विदेशज। विदेशज शब्द क्या है? विदेशज शब्द जो होते हैं, अगला है विदेशज। विदेशज, ठीक है। विदेशज शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं विदेश प्लस जा, अर्थात इनका अर्थ क्या हुआ, विदेश से जन्मा। विदेशज का अर्थ हो गया वे शब्द जो अन्य देश, वे शब्द जो अन्य देश, वे शब्द जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। विदेशज शब्द जो होगा, वे शब्द जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। तो हमारा जो विदेशज होता है, आप यहाँ से इसे परिभाषित कर सकते हैं अन्य देश की भाषा से आए शब्द को क्या बोलते हैं, विदेशज। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द को विदेशज, अर्थात जो शब्द विदेशज थे, और ये विदेशज शब्द आए थे कैसे, जो मुस्लिम के शासन के प्रभाव के कारण जो मुगल थे यानी मुस्लिम थे, मुस्लिम के शासन के प्रभाव के कारण आए हुए थे, ये शब्द आए हैं। और फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से तथा ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव से कुछ अंग्रेजी और अन्य शब्द आए हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं ये अपने देश से बाहर के जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जो अन्य देश हैं, इस अन्य देश का अर्थ क्या हुआ, इस अन्य देश में सबसे पहले है आपके हो सकते हैं, एक तो आपका फारसी है, ठीक है, और फिर अरबी है, अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी है, और फिर आपका हो गया अरबी, फारसी, अंग्रेजी, और आपका हो गया तुर्की हो गया, फिर अगला हो गया पुर्तगाली हो गया, व फ्रांसीसी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे फारसी शब्द आए हुए हैं अपने शब्दकोश में, यानी अपने हिंदी भाषा में विदेशज यानी विदेश से जो जन्मे हैं, अर्थात विदेश से आए हुए शब्द हैं, वे सब उन शब्दों में फारसी शब्द है। और इन शब्दों की संख्या जो है हमारे, इनकी संख्या हिंदी में कितनी है, इनकी जो संख्या है हिंदी भाषा में वो कितनी है, 3500 है। कितना है, 3500 है। और अरबी की संख्या, इसकी संख्या हिंदी भाषा में कितना है, 2500 है, ठीक है। और इसकी संख्या हिंदी भाषा में जो है, इसकी संख्या हिंदी भाषा में 3000 है। इसकी जो संख्या है हिंदी भाषा में कितना है, 3000 है। तो यानी अन्य देश की भाषा से आए शब्द को हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जो विदेश से अपने देश में जन्मे हों, आए हों, उन्हें विदेशज कहते हैं। इस विदेशज शब्दों में कुछ तो ज्यों के त्यों अपना लिया गया है। जैसे
इनमें क्या किया गया है, इसमें में यानी इस विदेशा शब्द में कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। कुछ को ज्यों का त्यों, कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, अपना लिया गया है। ठीक है, अपना लिया गया है। जैसे आर्डर हो गया, कंपनी हो गया, कैंप हो गया, क्रिकेट हो गया, etc हो गया। कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, लेकिन दूसरी पॉइंट है कि कुछ शब्दों का हिंदीकरण करके अपना लिया गया है। कुछ शब्दों का हिंदीकरण करके अपनाया गया है, करके अपनाया गया है। जैसे ऑफिसर है, ऑफिसर, इसको हिंदीकरण इसका क्या हुआ है, अफसर, अफसर हो गया है। ठीक है, जैसे लॉन, लैन टर्न हो गया, इसको बोलते हैं हिंदीकरण हुआ है तो लाल टेन हो गया है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्या हो गया है, अस्पताल हो गया है। इसका हिंदीकरण हुआ है तो ये क्या हो गया, अस्पताल हो गया। ठीक है, अगला है कैप्टन। नेक्स्ट हो गया कैप्टन हो गया। जैसे कैप्टन है तो इसका हिंदीकरण क्या हो गया है, कप्तान हो गया है, कप्तान हो गया। तो ये सारे हमारे विदेशा शब्द हैं। विदेशा शब्द ये क्या है, हमारे ऐसे शब्दों को हम विदेशा शब्द कहते हैं, यानी जो शब्द दूसरे देश से आए हुए हैं हिंदी शब्दकोश में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विदेशा शब्द कहते हैं। जिनमें से इन शब्दों की लिमिटेशन है, इसकी फारसी की 3500 है, अरबी की 2500 है और अंग्रेजी की 3000, 300 नहीं 3000 है। अंग्रेजी की कितनी है, 3000 है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, इनमें फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली व फ्रांसीसी ऐसे शब्द जो हिंदी में आए हुए हैं। इनमें से कुछ को सेम अपना लिया गया है, वैसे जैसे कि तैसे अपना लिया, जैसे वो था वैसे ही अपना लिया गया है, और कुछ का हिंदीकरण करके अपनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ अगले दिन अगली क्लास पढ़ेंगे। तीसरा है संकर। तीसरा आपका है संकर। ठीक है, संकर क्या है, दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न भिन्न स्रोतों से, जैसे मान लीजिए पहला क्या है, छाया, छाया प्लस दार बराबर इसका नया शब्द बना छाया दार हो गया। ठीक है, अगला है पान प्लस दान बराबर हो गया पान दान। अगला हो गया एक और, रेल धन गाड़ी बराबर क्या हो गया, रेल गाड़ी हो गया। अगला हो गया सील धन बंद बराबर क्या हो गया, सील बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो छाया है ये क्या है,
ये आपका संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत है। और ये जो दार है ये क्या है, फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। ये पान क्या है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है। और ये दान क्या है, आपका जो दान है वो भी फारसी है, ये भी फारसी शब्द है। और यहाँ पर रेल है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है, हिंदी है। और शील क्या है, आपका है सील, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है ये भी। और ये क्या है, फारसी शब्द है। यानी दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त नया जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से एक नया जो शब्द बनता है, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बन रहा है उसे हम कहते हैं संकर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास कुछ अगले सब्जेक्ट के साथ